हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर हिंदी में हमारे महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी और हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के मैं बात करने वाली हूँ और उनके रचनाओं के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में बात करने वाली हूँ और उनका हमारे हिंदी में क्या योगदान रहा है, यानी हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, इस पर हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं पॉइंट टू पॉइंट, हमें जैसे आपको पहले भी बताया है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बाकी जो बनाने वाली चीज़ें, यानी जो ये मेन पॉइंट हैं, इनको लिख देती हूँ और इनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, 1-2 पेज का बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 2 नंबर का आता है और आपको शॉर्ट शब्दों में 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर आप इस तरीके से भी केवल लिख दोगे तो भी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये मेन है। मेन चीज़ तो यही है आपकी ना। अगर ये इतना आप मेन पॉइंट लिख देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं इससे भी बड़ा लिखना तो आप इनको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और बना के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या कोई भी लाइव क्लासेस लूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं हम आज रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, बहुत से हमारे प्रशिक्षु ऐसे जो पूछ रहे थे कि मैम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब स्टार्ट कर रही हैं। तो आपको पता है कि आज 22 हो गई है, 22 अप्रैल हो गया है और मैं 1 मई से, यानी कि 1 मई से आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो चलिए ये हमारे हैं रामधारी सिंह जी दिनकर जी, जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिनके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो ये हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे, ये क्या हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी को हिंदी साहित्य को कालखंड में छाया वदोत्तर काल का प्रमुख कवि माना जाता है। इसके साथ ही इन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, यानी जो प्रगतिवादी कवि थे उनमें भी इनको उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में गद्य पद दोनों ही धाराओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने गद्य में भी लिखा है और पद में, दोनों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। ये एक कवि भी हैं, ये एक पत्रकार भी हैं। निबंधकार होने के साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी ये कवि भी थे, पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और इसके साथ साथ, इन तीनों चीज़ों के साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, बहुत अच्छे ये कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में ख्याति मिली है, यानी इनको क्रांतिकारी कवि, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी कवि की उपाधि किसको मिली है, तो आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी रचनाओं में अपनी जिस काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है वह हिंदी साहित्य जगत में अविस्मरणीय रहेगा। ठीक है, जिसका आप स्मरण कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, ऐसा रहेगा। तो इनकी फेमस जो थी वो सबसे ज़्यादा थी रश्मि रथी, उर्वशी बहुत फेमस थी, कुरुक्षेत्र बहुत फेमस थी। आपकी टेट और सीटेट में भी बहुत पूछी जाती है, टेट और सीटेट में भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम इनके जीवन परिचय के बारे में। जो हम अभी तो उनके बारे में बता रहे थे कि वो किस तरीके के थे। आप इनके जीवन परिचय, यानी इनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ। तो आपको अभी मैंने बताया ना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो इनका असली नाम जो है वो यही है, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 में किस स्थान पर हुआ था? इनका जन्म जो है बिहार के बेगूसराय के सिमरिया ग्राम में हुआ था, यानी सिमरिया गांव में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, अभी आपका बिहार का 4.0 का पेपर होने वाला है और अगर कोई बिहार से एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार, हमारे रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे, बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव के थे। ठीक है, अगला है इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रवि सिंह था, इनकी माता का नाम मनरूप देवी था और इनकी भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी। इनकी जो, वैसे तो इन्हें बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, लेकिन इनकी जो फेमस है वो कौन सी है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है परशुराम की प्रतीक्षा, और रेणुका, ये इनकी फेमस हैं। ठीक है, जिनको प्रमुख रचनाएं कहते हैं ना, जो सभी में से प्रमुख हो, वो ये हैं, जिन पर इनको पुरस्कार भी दिया गया था, पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
इनको किसकी उपाधि मिली, अभी आपने पढ़ा राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। और इनको किसकी उपाधि मिली थी, अभी आपने पढ़ा था किसकी उपाधि मिली थी, क्रांतिकारी कवि की उपाधि मिली थी। ठीक है, बात करते हैं सम्मान की, यानी इनको कहाँ सम्मान दिया गया। सम्मान का मतलब कि इनको किसने सराहा, कहाँ पर पुरस्कार इनको दिया गया। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और पद्म भूषण पुरस्कार से भी तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि सबसे अच्छे पुरस्कार माने जाते हैं। इनका निधन यानी इनकी मृत्यु कब हुई, तो 24 अप्रैल 1994 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं साहित्यिक सम्मान। अब इनको सम्मान किस किस चीज़ में मिला, तो वर्ष 1946 में प्रकाशित यानी इनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी कुरुक्षेत्र, जिसकी रचना के लिए उन्हें काशी नगरी प्रचारिणी सभा और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से सम्मान मिला था। फिर इन्होंने एक और इनको सम्मान किया गया। इसके बाद उन्हें वर्ष 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें वर्ष 1959 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्ष 1961 में रामधारी सिंह दिनकर उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसलिए इनके ये जो सम्मानित वाले जो रचनाएं तो उन्होंने बहुत सी की, लेकिन किस पर इनको पुरस्कार मिला वो ज़्यादा पूछी जाती है ना, किस लेखक की, किस कवि की सबसे प्रसिद्ध मतलब जो क्या होती है रचनाएं होती हैं जिन पर उनको पुरस्कार भी मिलता है, वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनको एक और पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए बिहार राज्य के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बिहार राज्य के राज्यपाल कौन थे, जाकिर हुसैन उस समय थे, जो बाद में भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि को सम्मानित किया था। बता दें कि वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, अब इनकी और भी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने काव्य और गद्य दोनों की क्षेत्रों में साहित्य का सृजन किया है। इनकी काव्य रचनाएं अलग हैं और इनकी जो गद्य रचनाएं अलग हैं। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, बंद्र गीत, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, बापू, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम आदि। ठीक है, ये सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसके साथ साथ इनकी कविता का चरमोत्कर्ष उर्वशी में दृष्टिगोचर होता है। इनमें पुरुरवा सनातन नर के प्रतीक हैं और उर्वशी सनातन नारी की ओर, और उनके माध्यम से दिनकर ने पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष प्राप्ति के विधान को बताया है। रश्मि रथी प्रबंध काव्य है जिसमें महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण का पुनर्मूल्यांकन किया और उसे गरिमामय मात्र के रूप में अंकित किया है। अगला है दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय के रूप में एक श्रेष्ठ गद्य रचना लिखी है। दिनकर की डायरी भी एक उच्च कोटि की रचना है। अब हम बात करते हैं, अगले हमारे कवि आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि बहुत फेमस कवि हैं सभी कवियों में से। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनकी ये है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये देखिए हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और हर एक कवि के साथ मैंने पिक जरूर दी है ताकि आप पहचान सकें कि ये हमारे कौन से कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के उन प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं जिन्होंने अपनी शानदार कविताओं से सभी का दिल क्या किया था, जीता था या जीत लिया है। निराला जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि भी हैं, लेखक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और संपादक भी थे। वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, काव्य के जनक और अपने नाम के अनुरूप हर क्षेत्र में निराले भी थे। वो अपने नाम से काफ़ी निराले थे। ठीक है, उनके अंदर एक सबसे अहम गुण यथा नाम तथा गुण के बारे में प्रमाण मिलता है, यानी कहा गया जैसा नाम वैसा गुण, यानी वो हर जगह सभी के लिए निराले थे। उनका नाम ही था, उनका नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला नाम था, और ये हर कहीं पे निराले थे, सभी के लिए बहुत निराले थे। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा नाम वैसा ही गुण। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, ये किस क्षेत्र में, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो सारी चीज़ें आज हम पढ़ते हैं।
तो इनका नाम अभी आपने पढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। लोग इन्हें निराला के नाम से पुकारते थे, यानी ये अब जैसे कहते हैं ना जैसा नाम वैसा काम, तो इनको लोग निराला के नाम निराला कहते थे। इनका जन्म 21 फरवरी 1996 में हुआ था। इनकी आयु 62 वर्ष थी। जन्म स्थान जो था, इनकी आयु 62 वर्ष का मतलब यही 62 साल ये जिए थे, ठीक है। जन्म स्थान इनका क्या हुआ, 21 फरवरी 18 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 21 फरवरी 1859 में कहाँ, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसागर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था। इनकी माता का नाम रुक्मणी था। इनकी पत्नी का नाम मनोहर देवी था। इनसे एक पुत्री थी, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति फेमस थी। वैसे तो बहुत सारी थी लेकिन ये फेमस हैं। इनका पेशा क्या था, देखिए मैं आपको यहाँ पर रचनाएं जो फेमस रचनाएं हैं वो इसलिए लिखा देती हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पर आपको इतनी सारी इनके बारे में रचनाएं यहाँ पर दी हूँ, और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इतना भी याद कर लोगे ना, तो प्रमुख रचनाओं के बाद आप ये डाल दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी इनकी 5-6 रचनाएं जो प्रमुख थी वो आप लिख सकते हो। ये मेरा यहाँ पर ये तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये एक ट्रिक है आपको बताने का कि हम कैसे हम चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हैं कि हम एकदम टॉपर की लिस्ट में हो। तो ये इतनी इनकी प्रमुख रचनाएं, मान लो आपकी और भी सारी रचनाएं आपको नहीं याद है तो कम से कम ये प्रमुख रचनाएं कम से कम देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है 4 हैं, ठीक है 4 हैं, 4 अगर आप इसकी प्रमुख रचनाएं इनकी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। पेशा यानी ये क्या काम करते थे, क्या थे ये, तो ये एक आर्मी ऑफिसर थे। इनकी भाषा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत ये सारी भाषाएं बोलते थे। इनका जो निधन हुआ तो वो 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में प्रयागराज, यानी जिसे जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब हम बात करते हैं इनकी निराला जी की जो काव्य कृतियाँ हैं यानी प्रमुख रचनाएँ हैं वो कौन सी हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत, गुंज आदि। एक चीज़ आपको बताएं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इनकी ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो आपने देखा होगा कि लड़कियों के नाम से है, ठीक है। तो कहीं भी लड़कियों के नाम से रचनाएं हों, और अगर आपको ऑप्शन में नहीं पता है कि कौन ऑप्शन है यानी इनके लेखक कौन है, तो आप एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अगर दिया है तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी आपका गलत होना हो सकता है कि इनकी उन कविताओं में से कोई हो, उन रचनाओं में से कोई हो, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो लड़कियों के नाम पर ही हैं। देखिए गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, ठीक है, अर्चना, आराधना, ठीक है, ये सब लड़कियों के ही तो नाम है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन में नहीं आता है कोई भी ऑप्शन कि कौन से कवि हैं इसके, तो आप कर सकते हो, है ना, ये थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो। गीत कुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। उन्हें उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। अब निराला जी का काव्य कृतियाँ जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो 2 हैं, महाभारत एक, तो दूसरी है रामायण की अंतर कथाएँ। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट्स में बताना है, और आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, बिल्कुल भी आप लोग कमेंट्स किया करो, और आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हो। अब इतना भी आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है बैक टू बैक आपकी हिंदी की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो पहला पेपर आपका ऑलरेडी चल चुका है, यानी हो रहा है, पढ़ा रही हूँ। सेकंड भी डेली क्लासेस होती है, सेकंड की भी, और हिंदी भी आपको पढ़ा रही हूँ। मैथ तो आपका बिल्कुल ख़त्म होने पर है, सिर्फ 3 दिन में आपकी मैथ भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो पढ़ना अभी से शुरू कर दिए। साइंस भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया, संस्कृत भी आपकी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो लगातार आपके पेपर चलते रह रहे हैं। देखिए संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, पहला पेपर, दूसरा पेपर, ठीक है। और आपका विज्ञान भी थोड़ा मैंने पढ़ा, तो 6 सब्जेक्ट आपके छू चुके हैं। सिर्फ आपके अभी कंप्यूटर और 2 सब्जेक्ट अभी मैंने नहीं छुआ है। परेशान मत होइए, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा दूंगी। प्रीवियस ईयर भी आपका हो जाएगा, महामैराथन भी होगी, यानी 30 मई तक मैं आपका सब कुछ कवर कर दूंगी। 30 मई तक आपका हर हाल में
प्रीवियस ईयर भी, महामैराथन भी, सब भी कवर कर दूंगी, ताकि आप जून में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। ठीक है, जून में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, और रिवीजन करने जून आराम से 15 दिन में भी आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। मान लो अगर जून के लास्ट वीक में भी पेपर है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जून आपका मई में मैं पूरा अच्छे से महामैराथन के साथ साथ आपकी प्रीवियस ईयर सारे कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और जून में सिर्फ आपको रिवीजन करना रहेगा। तो टेंशन मत लो, सारी चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम हो जाएंगी। गणित में मुझे आपसे भी ज़्यादा टेंशन रहती है कि गणित में आप लोग अच्छे से कर लो, इसलिए मैंने पहले गणित से ही आपकी क्लासेस शुरू की थी, ताकि आपकी बैक ना लगे। और बैक उन्हीं की लगेगी जो फोकस नहीं करेंगे पढ़ाई पे, जो डेली मैथ की क्लास की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, इसलिए मैंने पहले से ही गणित पढ़ाया, और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं आपकी मैथ को कंप्लीट होने में। ठीक है, मैथ को मैंने इसलिए बाकी सब्जेक्ट आप रट के भी याद लिख सकते हो, लेकिन मैथ को रटा नहीं जा सकता, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मैंने आपको गणित से ही शुरू किया, ताकि आप लोग की गणित में बैक ना लगे, और गणित में कोई भी मैं लापरवाही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने जैसा सोचा सेम वैसा ही हुआ। तो आप लोग पढ़िए और टेंशन नहीं लीजिए, टाइम टू टाइम आपका बिल्कुल सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कवर कराया, जैसे आपको सेकंड में कराया, और थर्ड में भी मैं ही आपके साथ हूँ। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए। और जिस किसी को ऐसा लग रहा है कि हमें कोर्स हम पढ़ना है और पढ़ाई के साथ साथ वो नोट्स वगैरह नहीं तैयार कर पा रहे, तो वो हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और जिन्होंने नोट्स साथ ही साथ बना लिया उसकी कोई बात नहीं, और जिन्होंने नहीं बनाया है तो वो टाइम वेस्टिंग मत करें, नोट्स मेरे ले ले, और मैं पढ़ाती जाऊंगी, वो नोट्स से तैयार करते जाएंगे। ठीक है, नोट्स से पढ़ते जाएंगे, और नोट्स आप खरीद सकते हो अगर आपका मन है। ठीक है, तो फिर वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।